नमस्कार दोस्तों, हरितस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ग्राम सचिव परीक्षा का आज मैं तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं ग्राम पंचायत के, वो किसके आगे शपथ लेते हैं, कौन से चैप्टर में, कौन सी धारा में ये चीज़ वर्णित है, त्यागपत्र किसे देते हैं, पंचायत समितियाँ कौन कौन सी सब कमेटी या लोकल कमेटीज़ बना सकती हैं, उनके बारे में हमने धाराओं के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम पंचायत का जो टैक्सेशन का अधिकार है, वित्त एवं कराधान, फाइनेंस एवं टैक्सेशन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और सरपंच और पंच के निलंबन से संबंधित हम कुछ चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ग्राम पंचायत का वित्त एवं कराधान। वित्त एवं कराधान यानी फाइनेंस और टैक्सेशन से संबंधित जो बातें हैं वो हरियाणा पंचायती राज कानून के चैप्टर 5 में दी गई हैं। देखो, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब हम हरियाणा पंचायती राज कानून की बात करते हैं तो उसमें भाग हैं, चैप्टर हैं और धाराएं हैं। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाग कितने हैं, चैप्टर कितने हैं और धाराएं कितनी हैं। तीन चीज़ें हैं, तीनों को आपको अलग अलग स्टडी करना है, भाग, चैप्टर और धाराएं। तो तीनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत का वित्त और कराधान से संबंधित जो मामला होता है, यानी किन चीज़ों पर टैक्स लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कौन से फंड में ये पैसा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के चैप्टर 5 में दी गई हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्त एवं कराधान से संबंधित ग्राम पंचायत की शक्तियाँ हरियाणा पंचायती राज कानून के कौन से चैप्टर में वर्णित हैं। तो ये शक्तियाँ चैप्टर 5 में वर्णित हैं। अब कौन कौन सी ये शक्तियाँ हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है धारा 39, सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 में क्या चीज़ वर्णित है? प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होगा। तो ग्राम फंड, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत से संबंधित जो ग्राम फंड होता है वो पंचायती राज कानून की किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? 39 में वर्णित है। इस ग्राम फंड का काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ग्राम फंड के, देखो यहाँ पे दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अगर वो पूछता है कि ग्राम फंड का जो गठन होता है वो कौन सी धारा के अंतर्गत होता है, तो धारा 39 के अंतर्गत ग्राम फंड का गठन होता है। धारा 40 में उन चीज़ों के बारे में बताया गया है जहाँ से पैसा ग्राम पंचायत के पास आता है, और ये सारा पैसा किस में सम्मिलित होता है? ग्राम फंड में। तो जो ग्राम पंचायत है किन किन चीज़ों पर टैक्स लगा सकती है, कहाँ से उसके पास पैसा आता है, ये सारी चीज़ें वर्णित हैं धारा 40 में। तो धारा 39 और 40 बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ग्राम सचिव परीक्षा के हिसाब से धारा 39 ग्राम फंड के गठन से संबंधित है, धारा 40 कहाँ कहाँ से पैसा आएगा इस चीज़ से संबंधित है। कहाँ कहाँ से पैसा आता है? जितने भी प्रकार के टैक्स ग्राम पंचायत लगाती है वो सारे ग्राम फंड में आएंगे। जो भी अनुदान दिए जाते हैं, डोनेशंस जो ग्राम पंचायत को किसी की तरफ से दिए जाते हैं, राज्य सरकार की तरफ से या फिर किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से दिए जाते हैं, वो सब धारा 40 में वर्णित होते हैं। और वो सब किस में सम्मिलित होते हैं? ग्राम फंड में सम्मिलित होते हैं। सभी प्रकार की फ़ीस ये सब ग्राम फंड में सम्मिलित होता है। कुछ प्रकार की फ़ीसों को छोड़कर, वो जो फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बताना आपको, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए। ज़्यादातर जो फ़ीसें हैं, ज़्यादातर डोनेशंस, ज़्यादातर टैक्स सभी ग्राम फंड में जाते हैं। इन टैक्सों के बारे में धारा 40 में वर्णित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत को जो टैक्स प्राप्त होते हैं या जो डोनेशंस मिलते हैं या जो वो फ़ीस लेवी करती है, फ़ीस लगाती है, वो कौन सी धारा में वर्णित है चीज़? धारा 40 में वर्णित है। और धारा 39 में उस फंड के बारे में बताया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें जाकर जमा होती है। और ये सारी हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की जो वित्त और कराधान से संबंधित शक्ति है, यानी टैक्सेशन और फाइनेंस से संबंधित शक्ति है, चैप्टर 5 में जो वर्णित है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 43, जो बैलेंस बच जाता है, देखो ग्राम फंड के बारे में बात कर रहे हैं तो पैसे के लेन देन से संबंधित बातें हैं। फीस जमा हुई, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, जमा शेष कितना बच गया, यानी बैलेंस कितना बच गया,
इसका लेखा जोखा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है किसके द्वारा? ग्राम सचिव के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि आप ग्राम सचिव की परीक्षा दे रहे हैं, तो ग्राम सचिव से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो धारा 43 से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, हरियाणा पंचायती राज कानून की किस धारा के अंतर्गत ग्राम सचिव जमा शेष का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है? तो धारा 43 के अंतर्गत ये अधिकार किसे दिया गया है? ग्राम सचिव को। किस चीज़ का अधिकार? जो बैलेंस से संबंधित लेखा जोखा है वो तैयार करने का अधिकार दिया गया है ग्राम सचिव को। और ये कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 40 सेक्शन 43 में वर्णित है। हम किस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं? हम चैप्टर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। कौन से कानून का? हरियाणा पंचायती राज कानून 1994, जिसमें वित्त और कराधान से संबंधित बातें वर्णित हैं, चैप्टर 4। अभी हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। आज हम ग्राम पंचायत से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको समाप्त कर लेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स भी आप देखें। जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें मैंने मोटे तौर पर, क्योंकि वो लेक्चर बहुत पहले दिया गया था, तो मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ें वर्णित हैं वो बताई हैं। फिर जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने बिल्कुल सेक्शन वाइज चीज़ों को बताया है। हमने चैप्टर 4 तक उसमें डिस्कस किया है। चैप्टर 5 को हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, कराधान और वित्त से संबंधित। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 44 यानी कि सेक्शन 44 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के खर्चे से संबंधित है। ग्राम पंचायत के एक्सपेंडिचर से संबंधित कौन सी सेक्शन है? धारा 44। धारा 45 किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट है। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो अलग से जन कल्याण के कार्यों के लिए, मान लीजिए कहीं पे गली टूटी हुई है तो उसके लिए अलग से टैक्स लेवी कर सकती है। गांव के वयस्कों पर, जो वोट देने के अधिकारी हैं उन लोगों पर टैक्स लगा सकती है ग्राम पंचायत। ये चीज़ कौन से सेक्शन में वर्णित है? सेक्शन 45 में वर्णित है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। जो नॉर्मल लेवल के टैक्स हैं उनके लिए धारा 40 है, उनके लिए धारा 40 है। पर अगर विशेष तौर पर जन कल्याण के कार्यों के लिए पंचायत टैक्स लगाना चाहती है तो वो 45 में वर्णित है। और ये टैक्स जो गांव के अडल्ट्स होते हैं, यानी वयस्क जो लोग हैं जिनको मताधिकार प्राप्त है, उनके ऊपर लगाया जाता है। कौन सी धारा में ये चीज़ वर्णित है? धारा 45 में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में जन कल्याण के कार्यों के लिए पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है? धारा 45 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। परंतु एक इसमें थोड़ी सी रुकावट होती है। ग्राम पंचायत अपने लेवल पे ये काम नहीं कर सकती। ये काम करने के लिए उसे सबसे पहले डायरेक्टर, निदेशक की अनुमति लेनी पड़ती है। ये निदेशक कौन होता है? ये निदेशक होता है जो राज्य स्तर का पंचायत का जो कार्यालय है उसका जो शीर्ष अधिकारी होता है वो होता है निदेशक, यानी डायरेक्टर जब इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो धारा 45 में अलग से जन कल्याण के कार्यों के लिए टैक्स लगाने की अनुमति किसे दी गई है? ग्राम पंचायत को। किसकी पूर्व अनुमति से? डायरेक्टर की पूर्व अनुमति से। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत जन कल्याण के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकती है, पर इसके लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता है? तो किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? निदेशक की, यानी डायरेक्टर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने चैप्टर 5 से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ ली हैं। अब एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि चैप्टर 5 में क्या क्या था। चैप्टर 5 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 अगर बिल्कुल मोटे तौर पर प्रश्न है तो ग्राम पंचायत फाइनेंस और टैक्सेशन से संबंधित किन किन विषयों पर टैक्स लगा सकती है, कौन कौन से विषय शामिल हैं, ये सारी चीज़ें वर्णित है चैप्टर 5 में। इसके बाद चैप्टर 5 की अलग अलग धाराएं हमने पढ़ी। धारा 39 ग्राम पंचायत का एक फंड होगा। धारा 40 कौन कौन सी चीज़ों से टैक्स प्राप्त होगा, कौन कौन से पैसे ग्राम पंचायत के फंड में आ सकते हैं। धारा 43 जमा शेष बैलेंस का लेखा जोखा कौन रखेगा? ग्राम सचिव रखेगा। धारा 43 में वर्णित है ये चीज़। धारा 44 ग्राम पंचायत किन किन चीज़ों पर खर्चे कर सकती है, सेक्शन 44 में वर्णित है वो चीज़। और धारा 45 अगर जन कल्याण के कार्यों के लिए अलग से कोई टैक्स लगाना है तो वो ग्राम पंचायत लगा सकती है, सेक्शन 45 में ये चीज़ वर्णित है।
और ये किसकी पूर्व अनुमति से होगा? निदेशक की पूर्व अनुमति से ग्राम पंचायत ये काम कर सकती है। तो चैप्टर 5 हमने पढ़ा जो कि टैक्सेशन और फाइनेंस से संबंधित था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। अब चैप्टर 6 किससे संबंधित है? ये अपने आप में एक प्रश्न बनता है। कंट्रोल, ग्राम पंचायत का कंट्रोल किसके हाथों में होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत का कंट्रोल किसके हाथों में होता है, यानी किसके प्रति वो उत्तरदायी होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के कौन से चैप्टर में ग्राम पंचायत के नियंत्रण से संबंधित धाराएं वर्णित की गई हैं। तो कौन से चैप्टर में ये चीज़ें वर्णित हैं? चैप्टर 6 में ये चीज़ें वर्णित हैं। अब इसमें कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है? इसमें एक ही धारा इंपॉर्टेंट है, मेनली धारा 47। जिला विकास अधिकारी या उपमंडल अधिकारी। अब नियंत्रण किसका रहता है? जिला विकास अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, DDPO। ये होता है हमारा DDPO। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जिला विकास अधिकारी लिख दिया है। ये एक्चुअल में होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर या फिर उपमंडल अधिकारी। इन दोनों के हाथ में कंट्रोल होता है पंचायत द्वारा पारित किसी भी कार्य के लिए। तो ये दोनों, जिला विकास अधिकारी या उपमंडल अधिकारी, पंचायत द्वारा पारित किसी भी काम को रोक सकते हैं। पंचायत द्वारा पारित किसी भी रेजोल्यूशन को, किसी भी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार किसके पास है? DDPO के पास या फिर उपमंडल अधिकारी यानी SDO सिविल के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद ये धारा 47 में वर्णित है और ये चैप्टर 6 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद है जमीन लेना। देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये पिछली बार पूछा भी गया है। वो प्रश्न था लैंड एक्विजिशन से संबंधित। यहाँ पे ये प्रश्न है कि ज़मीन, पंचायत की जो ज़मीन है उसको कई बार सरकार अपने मैनेजमेंट के अंडर ले लेती है, तो वो किस धारा में वर्णित है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत किस धारा में पंचायती ज़मीन का टेक ओवर सरकार के द्वारा कर लिया जाता है? तो ये धारा 50 में वर्णित है। सरकार के द्वारा पंचायत की ज़मीन का नियंत्रण लेना कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 50 में, ज़मीन का लेना। ठीक है, ये लैंड एक्विजिशन नहीं है। लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की ज़मीन को सरकार के द्वारा या पंचायत के द्वारा अधिकृत करना, वो लैंड एक्विजिशन कहलाता है। उसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे धाराएं आएंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आगे है पंच या सरपंच का निलंबन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंच या सरपंच अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं या फिर कोई आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होता है, किसी आपराधिक काम में वो संलिप्त पाए जाते हैं, तो धारा 51 में निदेशक यानी डायरेक्टर या फिर उस संबंधित जिले का DC यानी जिला उपायुक्त उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पंच या सरपंच का निलंबन किसके आदेश पर होता है? या तो डायरेक्टर के आदेश पर या फिर संबंधित जिले के DC यानी जिला उपायुक्त के आधार पर किया जा सकता है। और कौन सी धारा में ये चीज़ वर्णित है? धारा 51 में ये चीज़ वर्णित है। हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 6 में वर्णित है नियंत्रण। किसके ऊपर नियंत्रण? पंचायतों के ऊपर, ग्राम पंचायतों के ऊपर नियंत्रण। तो ग्राम पंचायतों के ऊपर जो नियंत्रण है, हमने पहले पढ़ा, ग्राम पंचायतों के द्वारा कोई भी कानून अगर पास किया गया है, कोई प्रस्ताव पास किया गया है, तो उसको पर रोक लगा सकता है कौन? DDPO या फिर SDO। अगर पंच या सरपंच किसी गलत काम में पाए जाते हैं तो डायरेक्टर या फिर DC, संबंधित जिले का DC धारा 51 के तहत उन्हें निलंबित कर सकता है। निलंबित का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यदि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, बिल्कुल उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है, तो वो 6 साल तक चुनाव के योग्य नहीं होता। यदि किसी ऐसे मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है कि उन्हें सज़ा हो जाती है, तो आगे 6 साल तक वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाता। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंच या सरपंच को कदाचार के आधार पर या फिर भ्रष्टाचार के आधार पर निलंबन किया जा सकता है? तो किस धारा में वर्णित है? धारा 51 में ये चीज़ वर्णित है। दूसरी बात, ये अधिकार किसे दिया गया है? डायरेक्टर को, निदेशक को या फिर संबंधित जिले के
डीसी को। देखो, जब हम निदेशक की बात करते हैं तो हम राज्य स्तर के सबसे बड़े अधिकारी की बात कर रहे हैं, जो पंचायत ऑफिस का निदेशक है। जब हम जिला उपायुक्त की बात कर रहे हैं तो हम संबंधित जिले के डीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पंचायत को भंग करना, पूरी की पूरी पंचायत को अगर भंग किया जाता है तो वो कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 52 में वर्णित है। और ये काम होता है सरकार के आदेश पर। सरकार किसी भी अधिकारी को, जैसे जिला उपायुक्त को या डायरेक्टर को, यह निर्देश दे सकती है कि यह जो पंचायत है पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो अगर ऐसी चीज़ें साबित हो जाती हैं तो सरकार के द्वारा उस पंचायत को भंग कर दिया जाता है। कौन सी धारा में ये चीज़ वर्णित है? धारा 52 में, सेक्शन 52 में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत को भंग करने का अधिकार सरकार को दिया गया है? धारा 52 में। यहाँ पे मैंने लिखा है सही काम न करने पर। सही काम न करने पर का मतलब होता है कि अगर जो पंचायत है वो जिला परिषद के या फिर पंचायत समिति के आदेशों को नहीं मान रही है, या फिर उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, या फिर किसी और बड़े अधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये धारा 52 के अंतर्गत पंचायत को भंग करने का कारण बन सकती हैं। और पंचायत को भंग करने का अधिकार होता है हरियाणा सरकार के पास। एक बार यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। इसके बाद है हमारा सरपंच के दायित्व। सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं और वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये चीज़ वर्णित है धारा 53 में। सेक्शन 53 में क्या चीज़ वर्णित है? सरपंच के दायित्व, सरपंच की जिम्मेदारियाँ। देखो, सरपंच के कार्य तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताए थे। 29 विषयों पर ग्राम पंचायत काम कर सकती है। वो 29 विषय बहुत आराम से आपको पता लग जाएंगे, जैसे कि गलियां बनाना, मजदूरों से संबंधित काम, निर्धनता से संबंधित काम, पेयजल व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली आप देख सकते हैं गाँव में। तो सरपंच के दायित्व यानी उसकी दायित्व किसके प्रति है? तो उसका जो दायित्व होता है वो होता है खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी यानी BDPO। तो सरपंच का जो दायित्व होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर BDPO खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के प्रति होता है। इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये धारा 53 में वर्णित है, सेक्शन 53 में वर्णित है। सरपंच के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच यही करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, काम पर रोक लगाने का अधिकार DDPO यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अधिकारी था उसके पास था। अगर कोई जांच करनी है तो BDPO लेवल का अधिकारी यानी ब्लॉक का, यानी DDPO से छोटा अधिकारी जो है वो उसकी जांच करता है। और सरपंच जो है धारा 53 के तहत BDPO के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सरपंच जो है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत BDPO के प्रति उत्तरदायी होता है? धारा 53 के अंतर्गत। या फिर BDPO किसी काम के लिए सरपंच के कार्यों की जांच कर सकता है, कौन सी धारा में यह वर्णित है? धारा 53 में यह चीज़ वर्णित है। तो देखो, आज के लेक्चर में हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया वित्त और कराधान से संबंधित पंचायत की शक्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, उनमें 4-5 धाराएं इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताई। चैप्टर 6 में नियंत्रण, किन किन अधिकारियों के प्रति ग्राम पंचायत उत्तरदायी होती है, कौन कौन ग्राम पंचायत को सस्पेंड कर सकते हैं, तो कंट्रोल किन अधिकारियों के पास होता है ग्राम पंचायत का, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आज का टॉपिक था। इसके बाद ग्राम पंचायत से संबंधित लगभग सभी मुख्य धाराएँ समाप्त होती हैं इस लेक्चर में। इसके बाद अगले लेक्चर्स में मैं आपको पंचायत समिति से संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनमें वर्णित कौन सी धारा में क्या लिखा गया है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हरियाणा पुलिस या फिर राजस्थान पात्रता परीक्षा से संबंधित कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और हरितस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।